संजना मुस्कुराते हुए चुपचाप वहां बैठकर अपनी चाय पीती रही। वो काफी देर तक वहां बैठी रही और फिर वहां से सीधा करण के घर जाने के लिए निकली। जैसे ही उसने करण के घर का दरवाजा खोला, किटी दौड़कर आई और उसके पैरों से लिपट गई। उसने किटी को गोद में उठा लिया और उसे प्यार से सहलाने लगी। संजना ने नजर घुमाकर चारों तरफ देखा। उसे करण को सोफे पर लेटा देखकर बहुत आश्चर्य हुआ था। अगर कोई और दिन होता तो वो करण से बात किए बिना किटी को खाना खिलाकर वापस चली जाती, लेकिन आज उसे करण से कुछ बात करनी थी, इसीलिए उसने उसे धीमे से पुकारा, हेलो। ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रहा हो। करण। अभी भी कुछ रिएक्शन नहीं आया। करण उठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। संजना ने धीरे से करण को हिलाया। तभी उसे पता चला कि करण का शरीर बहुत गर्म है। संजना ने तुरंत उसका माथा चेक किया। करण, क्या तुम्हें बुखार है? आंखें बंद किए हुए करण ने संजना का हाथ अपने माथे से हटाया और बोला, शोर मत मचाओ। ओह, तो तुम सो नहीं रहे हो? करण चुप रहकर उसे इग्नोर करता रहा। संजना वहीं खड़े होकर करण को चुपचाप देखती रही। क्या तेवर हैं। अब वो सच में उससे बात करने के मूड में नहीं थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि करण ने किस तरह पिछली रात बुखार में उसकी देखभाल की थी। कहीं वो उसी वजह से बीमार तो नहीं हो गया। थोड़ा हिचकिचाने के बाद संजना अपने घर जाकर बर्फ की पट्टी और बुखार की दवा लेकर आई। उसने गर्म पानी का गिलास टेबल पर रखा और करण से बोली, उठो और पहले दवा खा लो, फिर अंदर कमरे में जाकर सो जाना। करण बिल्कुल नहीं हिला। ये सचमुच बहुत अच्छी दवा है, मैंने रात को खाई थी ना, और मैं सुबह तक ठीक हो गई। संजना ने उसे हिलाया और कहा, अब बच्चों की तरह एक्टिंग मत करो। करण ने धीरे से अपनी आंखें खोली। थोड़ी देर तक चुपचाप संजना को देखने के बाद उसने दवा खा ली। संजना ने फिर बर्फ की पट्टी उसके सिर पर रखी। करण ने संजना से कहा, अब वापस जाओ। संजना को याद आया था कि उसे करण से बात करनी थी, लेकिन करण पहली आंखें बंद करके लेट गया था। क्या उसे अभी बात करनी चाहिए? जब संजना ये कश्मकश में थी तभी उसका फोन बजा। जब उसने कॉलर का नाम चेक किया तो फोन मिसेस नीना ग्रोवर का था। उसके फोन पर कुछ कहने से पहले ही नीना ग्रोवर घबरा कर बोलती गई। संजना उनकी बात सुनते हुए हैरानी से करण को देखती रही। जनरल ग्रोवर करण से बहुत नाराज थे। नीना ग्रोवर के बर्थडे पर उन्होंने करण को बाद में बात करने के लिए बुलाया था और रोशनी के साथ दोस्ती करने को कहा था, लेकिन उस दिन करण अपनी गर्लफ्रेंड को पार्टी में साथ लेकर आया। इतना ही नहीं, वो फैमिली टाइम बिताए बिना ही वहां से गायब हो गया। आज जब करण घर आया तो जनरल ग्रोवर ने उसे स्टडी में बुलाकर बेंच से पीटा था। पहले तो करण पिटने से बचता रहा, लेकिन फिर उसके डैड ने गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरा बैंत रोकोगे, या तुम चाहते हो कि ये बैंत तुम्हारी जगह उस लड़की को पड़े? जैसे ही करण ने अपने डैड की धमकी सुनी, उसने चुपचाप खड़े होकर मार खा ली। शोर सुनकर नीना ग्रोवर स्टडी की तरफ दौड़ी और उन्होंने जनरल ग्रोवर को बेरहमी से करण को बेंच से पीटते देखा था। नीना ग्रोवर अपने बेटे को दर्द में देखकर रो पड़ी। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मेरे बेटे को ऐसे क्यों मार रहे हो? वो करण से बहुत प्यार करती थी। बस और नहीं, मारना है तो मुझे मारो, उन्होंने करण के सामने खड़े होकर कहा। जाहिर था जनरल ग्रोवर अपनी पत्नी पर हाथ उठाने का सोच भी नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने गुस्से में कहा, तुम ही ने इसे बिगाड़ा है। करण की पीठ बुरी तरह से छिल गई थी और दर्द की वजह से पूरा शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन शुरू से अंत तक करण ने आवाज भी नहीं की। मिसेस नीना करण के घाव देखकर बहुत दुखी थी। वो रोने लगी और जनरल ग्रोवर से बात नहीं की। वो करण को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती थी, लेकिन वो करण का नेचर जानती थी। वो किसी कीमत पर हॉस्पिटल नहीं जाता। उन्होंने सोचा कि वो घर जाकर घाव पर दवाई लगा लेगा, लेकिन वो अपनी पीठ पर दवा कैसे लगाएगा? बेचैनी में आकर उन्होंने संजना को कॉल किया था। वैसे उन्होंने सिर्फ करण के अपने डैड से मार खाने की बात उसे बताई थी। उन्होंने ये नहीं बताया था कि करण ने मार क्यों खाई थी। फोन रखने के बाद संजना करण को देखती रही, तो इसका मतलब उसका शरीर बुखार की वजह से गर्म नहीं था, बल्कि बेंत की मार की वजह से, जख्मों की वजह से है।
अगर ऐसा था तो वो हॉस्पिटल क्यों नहीं गया? भले ही करण की आंखें बंद थी, लेकिन वो किसी की नजरों को अपने ऊपर महसूस कर पा रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और संजना से पूछा, तुम अभी तक गई क्यों नहीं? संजना ने उससे कहा, मुझे अभी तुम्हारी माँ का फोन आया, चलो मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलती हूँ। जैसे ही करण ने संजना की बात सुनी, उसने चिढ़कर अपनी आंखें बंद कर ली। जाहिर था कि वो नहीं चाहता था कि संजना को कुछ भी पता चले। संजना ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा, लेकिन करण ने उसका हाथ झटक दिया और बोला, अपने घर वापस जाओ। संजना जानती थी कि करण कितना घमंडी और अकड़ू है। वो नहीं चाहता होगा कि कोई भी इस बारे में जाने, लेकिन अगर वो मरने की हालत में होगा तो भी हॉस्पिटल नहीं जाएगा। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो संजना खुद उसके लिए दवाई लेने चली गई। जख्मों की वजह से करण को एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने के साथ कुछ एंटीबायोटिक्स भी खानी थी, लेकिन संजना डॉक्टर से लिखवा कर उसके लिए दवाइयां लेकर आई। संजना जब वापस पहुंची तो करण उसे देखकर अपना सिर पकड़कर बैठ गया और धीमे से बुदबुदाया, तुम सच में क्या? संजना के पास करण की बातों के बारे में सोचने का टाइम नहीं था। उसने प्लास्टिक बैग खोला और एक के बाद एक सारी दवाइयां निकालनी शुरू की। एंटीसेप्टिक क्रीम निकालने के बाद उसने कहा, अपनी शर्ट खोलो और लेट जाओ, मैं तुम्हारी पीठ पर दवाई लगा देती हूँ। करण ने उसे बेरुखी से जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है। संजना बोली, तुम सर से पांव तक गर्म हो रहे हो और तुम्हें लगता है कि दवाई लगाने की जरूरत नहीं है? जल्दी करो। संजना ने इतना कहकर रुई में एंटीसेप्टिक क्रीम लगा ली और करण की तरफ मुड़कर बोली, जल्दी करो, दवाई लगाने से तुम्हें दर्द में आराम आएगा और तुम बेहतर महसूस करोगे। करण ने मुंह बनाकर कहा, मैंने पहले ही दवाई खा ली है। संजना ने उसकी बात काटी और कहा, वो बुखार और जुकाम की दवाई वो खाई तुमने? तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हें बुखार नहीं था, फिर तुमने दवाई क्यों खाई? दोनों एक ही बात है। दोनों एक ही बात नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता कि गलत दवाई खाने से मर भी सकते हैं? करण को अभी भी हिचकिचाते देख संजना ने कहा, तुम्हारी माँ ने मुझे कॉल किया था। अगर तुम मुझसे दवाई नहीं लगवाना चाहते हो तो मैं उन्हें यहाँ पर बुला लेती हूँ, वो लगा देंगी। करण ने उसे टेढ़ी नजरों से देखा और फिर शर्ट उतारकर सोफे पर लेट गया। संजना हंस पड़ी। उसने नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसे करण को धमकी देनी पड़ेगी। वो सोफे पर बैठकर करण की पीठ पर दवाई लगाने लगी। करण के जख्म से कई जगह खून भी निकल रहा था। उसकी पीठ बुरी तरह से छिली हुई थी। संजना को उसे ऐसा देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी। जनरल ग्रोवर अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उन्हें करण को देखकर तकलीफ नहीं हुई? संजना करण के जख्मों को फूंक फूंक कर उस पे दवा लगा रही थी और बीच बीच में करण को देखे भी जा रही थी कि कहीं उसे दर्द तो नहीं हो रहा। करण संजना को अपने लिए परेशान देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। मार खाते वक्त तो उसने चूं तक नहीं की थी, लेकिन इस वक्त वो हल्के से दर्द में भी तड़प कर बोल रहा था, आउच, धीरे करो। संजना ने सोचा वो तो पहले ही इतना धीरे से दवा लगा रही थी। वो बोली, तुम लड़के हो, इतनी शिकायत करते हो? करण चिढ़कर बोला, लड़के भी इंसान होते हैं, उनको भी दर्द तो होता होगा ना। संजना चुप रही। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि करण जानबूझकर दर्द होने की एक्टिंग कर रहा है? संजना ने थोड़ा शरारत करते हुए जख्म को रुई से जोर से दबाया। करण ने संजना के सर पर जोर से थपकी दी। संजना अपना सर मसलते हुए जोर से चिल्लाई, मैंने तुम पर तरस खाकर तुम्हें दवा लगाई और तुम मुझे थैंक यू की जगह मार रहे हो? मैंने इतना तेज नहीं मारा जितना दबा दबा कर तुमने दवा लगाई थी। सच में एक औरत के मन की बात कोई नहीं जान सकता। करण सोफे पर लेटे हुए बोला। संजना करण को इग्नोर करके किचन में अपने हाथ धोने चली गई। जरूर मेरा दिमाग खराब होगा जो मैं तुम्हें दवाई लगाने के लिए आई हूँ। अगर तुम दर्द से मर भी रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। हाथ धोकर उसने करण को खाने के लिए दवाई दे दी। ये खाओ। करण हिचकिचाकर बोला, और दवाई? संजना ने कड़क आवाज में कहा, हाँ,
करण ने थोड़ा हिचकिचाते हुए दवाई खा ली। दवा लेने के लिए जैसे ही करण के होंठ संजना की हथेली से टच हुए, संजना के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई और उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो करण को डांटने वाली थी, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। अब क्यों? करण ने उससे पूछा। अब गुस्सा क्यों हो रही हो? नामुमकिन। अगर मैं तुम्हारी इन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होती रहती तो अब तक गुस्से के मारे मर चुकी होती। इतना कहकर वो मुड़कर वहां से जाने लगी, लेकिन करण ने उसकी बांह पकड़ ली। उसके हल्के से खिंचाव से ही संजना करण के ऊपर गिर पड़ी थी। थैंकफुली सोफा बड़ा था, वरना वो नीचे गिर जाती। उसका चेहरा करण के चेहरे के काफी करीब था। उसने शर्माते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? करण ने उसे धीरे से सोफे पर पुश किया और पूछा, तुमने मुझे दवाई क्यों लगाई? संजना ने मन में कहा, अब क्यों? क्या तुम नहीं जानते क्यों? कहीं तुम्हें यह डर तो नहीं कि मैं दर्द से मर जाऊंगा? करण की टोन से लग रहा था जैसे वो उसे छेड़ रहा है। संजना ने मन में सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो दर्द से मरे या जिए, मुझे क्या मतलब? करण ने धीरे से उसके कानों में कहा, तुम्हारा दिल मेरे लिए तड़पता है। संजना ने शर्माते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। फिर उसने आगे कहा, तुम्हारी मां के कॉल की वजह से। करण ने उसे छेड़ते हुए कहा, ओह, तो फिर शर्मा क्यों रही हो? संजना ने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? चलो मुझे उठने दो अब। इतना कहकर वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन करण उसे उठने देने के मूड में नहीं था। तो संजना ने कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ मजेदार दिखाती हूँ। ये सुनकर करण ने संजना को छोड़ दिया। संजना ने अपने बैग से रोशनी का क्रेडिट कार्ड निकाला और कहा, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम पैसे कमाने के काम आओगे। पैसे कमाने के काम आऊंगा? करण ने कंफ्यूज होकर संजना को देखा। संजना ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारी मंगेतर। तभी संजना को याद आया कि करण को रोशनी को मंगेतर कहना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए उसने बात बदलते हुए कहा, खैर रोशनी, वो आज मुझसे मिलने आई थी और ये कहा कि तुम्हें छोड़ने के लिए मैं जो चाहे कीमत मांग सकती हूँ। बहुत मोल भाव करने के बाद उसने चिढ़ते हुए मुझे 60 लाख ऑफर किए हैं। देखो, मेरे पास 25 लाख कार्ड में है और जब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो मुझे बाकी के पैसे भी दे देगी। करण को ये सुनते ही गुस्सा आ गया। भले ही वो बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन उसका दिल गुस्से से जल रहा था। वो उठकर बैठा और कड़वाहट से हंसते हुए बोला, 60 लाख? तुमने मुझे बेच दिया? वो बहुत गुस्से में था। संजना कैसे नहीं समझ पाती थी कि करण को कैसा फील हो रहा है, लेकिन वो गुस्सा किस बात पर हो रहा है? क्या उसे ये कीमत कम लगी थी? यही बात हो सकती थी शायद। आखिर वो ग्रोवर फैमिली का सबसे छोटा बेटा है। वो धीमे से हंसी और फिर प्यार से पूछा, क्या 60 लाख कम है? करण ने गुस्से से पूछा, तुम्हें क्या लगता है? इसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे पूछ रही है कि पैसा कम है या नहीं? क्या इसे सच में समझ में नहीं आता या भोली बनने का नाटक कर रही है? करण को गुस्से में चिल्लाता देख संजना चौंक गई। करण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। संजना ने गिल्टी फील करते हुए उसे समझाने की कोशिश की, तुम्हारे स्टेटस को देखते हुए मुझे लगता है 60 लाख थोड़े कम है। अब वो तुम्हें जितना प्यार करती है उस हिसाब से मुझे लगता है मुझे 2 करोड़ मांगने चाहिए थे, तो शायद वो दे भी देती। इतना नुकसान हो गया। करण ने कंफ्यूज होकर उसे देखा। दोनों को एक दूसरे की बातें समझ नहीं आ रही थी। संजना के दिल में बस यही बात थी कि करण की असली कीमत क्या है। करण हद से ज्यादा गुस्से में था, फिर भी संजना को कुछ बोल नहीं पाया। गुस्से से उसने दांत भींचते हुए करण से कहा, अब जब तुम्हें 25 लाख मिल चुके हैं तो तुम मुझे कैसे छोड़ना चाहोगे? करण की बात सुनकर संजना मुस्कुराई और बोली, वो वैसे ना ही मैं कोई महान हूं और ना ही उसने मेरे साथ कोई एग्रीमेंट किया है, तो फिर मैं उसकी बात क्यों मानूं? अचानक करण को लगा कि संजना की बात सुनकर उसके दिल को राहत मिली है। उसने पूछा, इसका मतलब? संजना ने प्यार से मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल,
मैं उससे झूठ बोल रही हूँ। वैसे ये उसकी गलती है जो अमीर होने के साथ बेवकूफ भी है। अब मेरे पास आकर ऐसे ऑफर देगी तो क्या मैं फायदा नहीं उठाऊंगी? इसके अलावा तुम सच में मेरे बॉयफ्रेंड थोड़ी ना हो, तो फिर मेरा नुकसान कहाँ हुआ? संजना की बात सुनकर करण को फिर से गुस्सा आने लगा था। संजना अपनी बात जारी रखते हुए बोली, अब जब तुम स्विमिंग सीख गए हो तो बस और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मेरा कॉलेज जल्दी ही खुलने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हें और कोचिंग नहीं दे पाऊंगी। इसीलिए अब हम ज्यादा मिला भी नहीं करेंगे। करण सच में बहुत गुस्से में था और उसका दिल गुस्से से जल रहा था। उसने संजना को गुस्से से घूरा। संजना ने जब करण को गुस्सा देखा तो घबरा कर आगे कहा, आखिर मैंने ये पैसे तुम्हारी वजह से ही तो कमाए हैं। तुम चिंता मत करो, मैं ये पैसे हम दोनों में बराबर बांटूंगी। ये 25 लाख हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। 12.5 लाख। करण गुस्से के मारे अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने गुस्से में अपना मुंह फेर लिया था और संजना को इग्नोर करने लगा। संजना ने किटी को अपनी गोद में उठाया और करण से बोली, बस ये पैसे गंदी कमाई है और मैं इसे इस्तेमाल करके चैन से कैसे जी पाऊंगी। शुरू में करण को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जैसे ही उसने संजना की बात सुनी वो हैरान रह गया। उसने तुरंत मूड बदल लिया और संजना की तरफ देखा। वो अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी। उसे देखकर करण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। कुछ देर के बाद संजना ने आगे पूछा, या मुझे ये किसी चैरिटी में दान दे देना चाहिए? इतना कहकर संजना ने करण को देखा। मैं ये गंदी कमाई खुद पर खर्च नहीं करना चाहती। क्या तुम भी अपना आधा हिस्सा दान करना चाहोगे? करण को समझ नहीं आया कि वो संजना की बात पर हंसे या गुस्सा करे। वैसे कुछ बोलती क्यों नहीं? हम इस पैसे का क्या करें? वो अकेली इस बारे में इतनी देर से सोच रही थी। करण ने कुछ क्यों नहीं कहा था? तुम्हें भी नहीं पता कि इस पैसे का क्या करना चाहिए। अचानक करण ने कुछ सोचकर कहा, कल दोपहर में मुझसे मिलना। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि बिना गलत काम किए इस गंदी कमाई को कैसे खर्च किया जाना चाहिए। सच? संजना ने उसे सवालिया नजरों से देखा, लेकिन करण उसे इग्नोर करके बेडरूम में चला गया। ये मुझसे कुछ छिपा रहा है, संजना ने मन में सोचा और फिर अपने घर चली गई। वो रोशनी का दिया हुआ कार्ड करण की टेबल पर ही छोड़कर आई थी। अगले दिन संजना को एक पार्सल आया। ये एक गिफ्ट बॉक्स था। खोलने पर उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत और क्लासी ड्रेस निकली। जो ड्रेस उसने बर्थडे पार्टी पर पहनी थी, ये ड्रेस उससे कहीं ज्यादा महंगी और क्लासी थी। संजना कंफ्यूज थी। उसने तो ऑनलाइन कोई ड्रेस ऑर्डर नहीं की थी। कहीं गलत डिलीवरी तो नहीं आ गई? लेकिन ड्रेस चेक करने पर उसे पता चला कि ड्रेस उसके नाप की थी। जब वो ये सोच रही थी कि ड्रेस किसने भेजी होगी, तभी उसका फोन बजा। करण ने मैसेज भेजा था और उसे ड्रेस पहनकर नीचे आने को कहा था। ओह, तो ये ड्रेस करण ने भेजी थी। जब उसे याद आया कि आज करण उसे पैसे खर्च करने का तरीका सिखाने वाला था, वो पहले थोड़ा हिचकिचाई, फिर वो ड्रेस पहनकर तैयार हो गई। जब वो नीचे पहुंची तो उसने करण को सूट पहने हुए कार के पास खड़े देखा। वो उसे इंटेंस नजरों से घूर रहा था। संजना ने करण के पास पहुंचकर उससे पूछा, हम इतना फॉर्मल तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? करण ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके लिए एक जेंटलमैन की तरह कार का दरवाजा खोला। थोड़ी देर के बाद संजना को पता चल गया कि वो लोग एक चैरिटी बॉल अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ दान किए हुए पैसे बीमार बच्चों की देखभाल में खर्च किए जाएंगे। उसने चारों तरफ देखा। ये काफी हाई प्रोफाइल इवेंट था। वो वहां से जाना चाहती थी, लेकिन करण ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। इस बार उन दोनों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। करण संजना का हाथ पकड़कर कोने की सीट पर जाकर बैठ गया। संजना करण के पास बैठ गई। उसके चेहरे से घबराहट साफ झलक रही थी। उसे ऐसी जगह जाने की आदत नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करण उसे ऐसी जगह क्यों लेकर आया है। उसने चुपके से एक बार फिर अपने चारों तरफ नजर घुमाई। सारी सीटें भर चुकी थी। ये जल्दी शुरू हो जाना चाहिए। जैसे ही उसकी नजर एंट्रेंस पर गई, उसने समीरा को देखा जो अंदर आ रही थी।
उसने गाउन पहना हुआ था और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके साथ राहुल मेहरा था जिसने सूट पहना हुआ था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और एक साथ अंदर आते हुए उनकी जोड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। कोई भी उन्हें देखकर कह सकता था कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। संजना को जब ध्यान आया कि राहुल ने कैसे उसे अपने प्यार का इजहार किया था और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, तो उसका मुंह बन गया। करण ने उसे बेपरवाही से देखते हुए पूछा, क्यों? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही थी कि वो तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सीरियस है? हाँ? संजना घबरा गई। ऑफ कोर्स वो जानती थी कि राहुल उसे गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सीरियस नहीं है, लेकिन करण को ये सब कैसे पता? इसीलिए उसने करण की बात को इग्नोर कर दिया। क्या गर्लफ्रेंड? कौन? किसकी गर्लफ्रेंड बन रही है? करण ने मुंह बनाया। संजना कुछ नहीं बोली। संजना एक बार फिर एंट्रेंस की तरफ देखकर मुस्कुराई। इस बार उसने रोशनी को देखा जिसने गुलाबी रंग का लॉन्ग गाउन पहन रखा था। इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर सिंघानिया परिवार के मिस्टर सतीश सिंघानिया और उनकी पत्नी थे, जो करण के मामा मामी हैं। अंदर आते ही रोशनी ने उनको विश किया और थोड़ी देर के बाद समीरा और राहुल के पास चली गई। संजना ने करण की तरफ देखा। उसका मूड खराब हो रहा था। ये पता नहीं मुझे क्यों यहाँ लेकर आया है। वो रोशनी और समीरा से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। इसी पल एक मिडिल एज आदमी ब्लैक सूट पहने हुए उनकी तरफ आया। तुम कब आए? तुमने पहले कुछ नहीं बताया? संजना ने उसकी तरफ देखा। ये वही आदमी था जिससे रोशनी पहले बात कर रही थी। ये जरूर करण के मामा होने चाहिए, मिस्टर सतीश सिंघानिया। सतीश सिंघानिया ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, हेलो। पार्टी वाले दिन ये लड़की करण के पास बैठी थी। आज वो उसे इस चैरिटी में भी लेकर आया है। कहीं ये लड़की सच में करण की गर्लफ्रेंड तो नहीं? थोड़ा नर्वस होते हुए संजना ने कहा, हेलो। करण ने जवाब दिया, हम बस थोड़ी देर पहले ही आए। आप परेशान मत होइए और बाकी सब देखिए, हम ठीक हैं। सतीश सिंघानिया ने कहा, इवेंट खत्म होते ही चले मत जाना, आज हम साथ में खाना खाएंगे। रोशनी इस वक्त समीरा के साथ बात कर रही थी और उसे 60 लाख के ऑफर और संजना को करण से दूर भेजने के बारे में बात कर रही थी। वो दोनों इतनी धीमे बात कर रही थी कि कोई उनकी बातें नहीं सुन सकता था। वो बीच बीच में सतीश सिंघानिया और उनकी पत्नी की तरफ भी देखती जा रही थी। आखिर वो करण के मामा मामी थे। अचानक उसने देखा कि सतीश सिंघानिया कोने की टेबल की तरफ जा रहे हैं। जब उसकी नजर करण पर पड़ी तो वो खुश हो गई और वो उसी पल उसके पास जाने के लिए खड़ी हुई। लेकिन जब उसने करण के पास संजना को बैठे देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये यहाँ क्या कर रही है? रोशनी को परेशान देखकर समीरा और राहुल ने, जो उसके पास ही बैठे हुए थे, पीछे मुड़कर देखा। जाहिर था कि उन्होंने भी करण और संजना को साथ देख लिया था। उन दोनों को भी गुस्सा आने लगा था। बिच, उसने खुशी से मेरे पैसे ले लिए, रोशनी ने गुस्से से कहा। वो उसी वक्त उसके पास दौड़कर जाना चाहती थी और संजना को बातें सुनाना चाहती थी। उसने मेरी बात मान ली थी और पैसे भी ले लिए थे, लेकिन वो करण को छोड़कर नहीं गई। ऊपर से उसके साथ चैरिटी इवेंट अटेंड कर रही है। ये देखकर रोशनी बहुत भड़क गई थी। उस पल समीरा ने उसको रोक लिया और राहुल ने कहा, तुम जो भी करने का सोच रही हो, इवेंट खत्म होने के बाद, तब तक रुको। रोशनी भी जानती थी कि यह वक्त इन सब बातों के लिए सही नहीं है, इसीलिए वो अपने दांत भींचकर वापस बैठ गई। चैरिटी इवेंट शुरू होने वाला था और मिस्टर सतीश और उनकी पत्नी की ओपनिंग स्पीच के बाद सबने उनके लिए तालियां बजाई। इसके बाद नीलामी वाले सामानों को एक के बाद एक दिखाया जाने लगा। संजना को इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। ऐसे चैरिटी इवेंट्स में ज्यादातर आइटम दिखाने के लिए होते हैं। फंड रेज करने के लिए लोग अक्सर कुछ दिन पहले अपने आइटम दान कर देते हैं और फिर ज्यादा दाम देकर उन चीजों को वापस खरीद लेते हैं। संजना को समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस चीज पर बोली लगानी चाहिए और उसके बजट के हिसाब से उसके लिए कौन सी चीज ठीक लगेगी। वैसे भी रोशनी के पैसों वाला कार्ड करण के पास था, इसीलिए बेहतर होगा कि वो उसी को ही बोली लगाने दे। उसी वक्त उसकी नजर एक आइटम पर पड़ी जिसे स्टेज पर बोली लगाने के लिए लाया जा रहा था। ये एक बहुत बड़ी ऑयल पेंटिंग थी। इस पेंटिंग में शाम के वक्त एक जवान लड़की बीच पर खड़ी थी।
और समंदर को निहारते हुए अपने हाथ आसमान की तरफ हवा में लहरा रही थी। ये एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग थी। इस पेंटिंग का नाम था वक्त और इसके बनाने वाले का नाम सर्दन ऑरेंज था। अचानक संजना की आंखों में आंसू आ गए। सर्दन ऑरेंज, ये जीनियस लड़की उसकी बहन थी। उस वक्त उसकी बहन ये पेंटिंग बनाकर बहुत फेमस हुई थी, लेकिन जब तक लोग उसे पहचान पाते उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो कहीं खो गई थी। इतने सालों तक गायब होने के बाद आज शायद ही वो किसी को याद होगी। ये पेंटिंग वक्त उसकी बहन का फाइनल पीस था जिसे उसने चैरिटी में दान दे दिया था। उसकी बहन ने ये पेंटिंग सिर्फ उसके लिए बनाई थी और क्योंकि ये उसकी बहन की बनाई हुई आखिरी पेंटिंग थी, इसीलिए संजना इस पेंटिंग को खरीदना चाहती थी। वो इसे पिछले 7 सालों से ढूंढ रही थी, लेकिन उस वक्त किसी ने नीलामी में इस पेंटिंग को खरीद लिया था और इसीलिए उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं चला था। सिर्फ करण जानता था कि वो इस पेंटिंग को ढूंढ रही थी, लेकिन फिर भी उसने करण को सिर्फ इतना ही बताया था कि उसे सर्दन ऑरेंज की वक्त पसंद है। कहीं आज इसीलिए तो वो उसे अपने साथ नहीं लाया, क्योंकि वो जानता था कि आज नीलामी के लिए ये पेंटिंग भी होगी। लेकिन जो भी कहो, आज जब उसके सामने ये पेंटिंग आ गई और वो इसे खरीदने के लिए पूरी कोशिश करेगी, किसी ने उस पर पहले ही बोली लगाना शुरू कर दिया था। 50,000। संजना ने अपनी टेबल का नंबर हाथ में लेकर कहा। 60,000। रोशनी पूरे टाइम संजना को नफरत भरी नजरों से घूरे जा रही थी। जब उसने संजना को बोली लगाते देखा तो उसे नीचा दिखाने के लिए उसने उससे भी ज्यादा बड़ी बोली लगाई। 5 लाख। संजना कंफ्यूज हुई। अच्छा, तो रोशनी ऐसा जानबूझकर कर रही है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसकी बहन की बनाई हुई पेंटिंग रोशनी को मिले। रोशनी का इरादा समझते हुए उसने वापस बोली लगाई। 5,50,000। रोशनी ने बिना हिचकिचाए कहा। 10 लाख। 10,10,000। 15 लाख। 15,10,000। जैसे ही बोली बढ़ती गई, सबके मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। आखिर ये इतनी फेमस पेंटिंग भी नहीं थी और फिर भी इस पर उतनी ऊंची बोली लग रही थी। उन्होंने करण की तरफ देखा जो संजना के पास बैठा हुआ था। तभी अचानक उन्हें अफवाहें याद आई जो करण और संजना के बारे में फैल रही थी। करण ग्रोवर की गर्लफ्रेंड है जिसे वो अपनी माँ की बर्थडे पार्टी में लेकर आया था। ये बात ध्यान आते ही सब लोग समझ गए कि वहां आखिर चल क्या रहा था। इसके बाद वो लोग ड्रामा एंजॉय करने लगे। संजना ने गहरी सांस भरकर एक बार फिर बोली लगाई। 20 लाख। रोशनी ने चारों तरफ देखा। अगर उसे आज ये पेंटिंग नहीं मिली तो लोग जरूर उसका मजाक उड़ाएंगे। ये सोचते ही उसने वापस बोली लगाई। 25 लाख। उसने अभी तक संजना को सिर्फ 25 लाख दिए थे। उसे देखना था कि गरीब स्विमिंग कोच 25 लाख से ऊपर कैसे बोली लगा सकती है। नीलामी करने वाला जोर से चिल्लाया। 25 लाख, 25 लाख। और कोई ऑफर? संजना अपने दांत पींचकर चुपचाप बैठ गई। रोशनी ने संजना की तरफ देखा जिसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो चुपचाप बैठी हुई थी। वो एक बार आईने में अपनी शक्ल देखती क्यों नहीं है? एक मामूली स्विमिंग कोच मुझसे कुछ छीन नहीं सकती। अपनी औकात मत भूलो। उसके ताने, उसकी नफरत, उसका तिरस्कार, संजना ने सब कुछ सहा और इस वक्त वो निराश होकर बैठी हुई थी। करण जो उसके पास था उसने संजना को गौर से देखा। संजना ने आगे बोली नहीं लगाई। उसने संजना की जगह बोली लगाने के लिए नंबर कार्ड उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, संजना ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी टेढ़ी नजरों ने संजना को देखा। इस वक्त संजना निराश नहीं लग रही थी, बल्कि उसने हल्के से मुस्कुराकर करण को बोला और बोली लगाने से मना किया। शुरू में वो सच में पेंटिंग खरीदना चाहती थी ताकि जब उसकी बहन होश में आए तो वो उसे तोहफा दे सके, लेकिन रोशनी ने उसकी कीमत से 10 गुना ज्यादा बोली लगाई। इस वक्त संजना जानती थी कि उसके स्टेटस के हिसाब से वो चाह कर भी वो पेंटिंग नहीं खरीद सकती। अगर ऐसी बात है तो वो अपनी बहन को कोई और गिफ्ट दे देगी।
एक नॉर्मल ऑयल पेंटिंग इससे ज्यादा दाम में बिकी तो ये ब्रेकिंग न्यूज है। और इस तरह उसकी बहन सर्दन ऑरेंज के नाम से वापस फेमस हो गई। और अगर उसकी बहन को पता चला कि जो पेंटिंग उसने चैरिटी के लिए दान में दी थी वो इतनी महंगी बिकी है तो वो बहुत खुश हो जाएगी। ये बात उसके लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगी। तो फिर वो पेंटिंग खरीदने के लिए अपना पैसा क्यों खर्च करे? स्टेज पर नीलामी करने वालों ने एक्साइटेड होकर कहा, टेबल नंबर 3 की मिस रोशनी मेहरा ने ये पेंटिंग 25 लाख में खरीद ली है। संजना दूर से रोशनी को देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। लेकिन रोशनी, जो हर वक्त संजना को देखकर अकड़ से मुस्कुरा रही थी, अचानक टेंशन में आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि संजना को हराकर वो खुश क्यों नहीं है। उसने समीरा और राहुल की तरफ देखा। वो दोनों भी खुश दिखाई नहीं दे रहे थे और चुप बैठे हुए थे। अचानक उसके हाथ कांपने लगे। उसे रियलाइज हुआ कि उसने एक मामूली पेंटिंग के पीछे 25 लाख खर्च कर दिए। समीरा ने धीरे से उसके कान में कहा, तुमने ठीक नहीं किया। रोशनी ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन फिर चुप हो गई। उसको दिल में कुछ महसूस नहीं हो रहा था। ये सिर्फ 25 लाख ही तो थे। उसके लिए कोई बड़ी रकम नहीं थे। ऐसा भी नहीं था कि उसे पैसे की कोई कमी हो। अगर वो 25 लाख खर्च करके उस स्विमिंग कोच को नीचा दिखा सकती है तो उसे कोई दुख नहीं है। जैसे ही आखिरी 2 आइटम स्टेज पर आए, तालियां बजने लगी। ये 2 आइटम्स उनके ओनर्स के ही थे। बहुत से लोग अक्सर अपनी चीजें ज्यादा दाम में खरीद लेते थे, वरना कोई और ले लेता था। सभी जानते थे कि ये पैसे नेक काम के लिए इस्तेमाल किए जाने थे। इस बार रोशनी ने अपनी बेशकीमती इयररिंग्स दान में दिए थे, जो इस दुनिया में सिर्फ 3 जोड़ी थे। इनकी कीमत 5 लाख रुपए थी और रोशनी का इरादा इन्हें 6 लाख में वापस खरीदने का था। जब नीलामी करने वाले ने इयररिंग्स दिखाए तो रोशनी ने अपना टेबल नंबर दिखाया। बोली की शुरुआत हुई 2 लाख से और उसने तुरंत 6 लाख बोल दिया। जब ओनर्स अपनी चीजें खुद ज्यादा दाम देकर खरीदना चाहते हैं तो कोई बीच में नहीं बोल सकता और बोलना भी नहीं चाहता। लेकिन इस बार बात अलग थी। सब लोग संजना की तरफ देख रहे थे। जब संजना वो पेंटिंग खरीदना चाहती थी तो रोशनी ने उसे बहुत महंगे दाम में खरीद लिया था। और अब जब रोशनी अपनी इयररिंग्स वापस पाना चाहती थी तो सब लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि संजना क्या करेगी। सबकी नजरें खुद की तरफ देखकर संजना को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। भले ही रोशनी ने उससे पेंटिंग छीन ली हो, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश थी। लेकिन अब जब रोशनी को वो इयररिंग्स बहुत पसंद है तो इस बार संजना उन्हें खरीदेगी। संजना ने मुस्कुराते हुए बोली लगाने के लिए अपना नंबर उठाया, 7 लाख। करण संजना को गौर से देखते हुए मुस्कुराने लगा। जैसे ही रोशनी ने संजना को बोली लगाते देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या पेंटिंग खोकर भी इस लड़की को अकल नहीं आई है? उसकी इतनी हिम्मत कि वो उसके इयररिंग्स के लिए बोली लगाए। उसने गुस्से में वापस बोली लगाई, 8 लाख, 10 लाख। रोशनी इस वक्त गुस्से से पागल हो रही थी। वो किसी भी तरह संजना का घमंड तोड़ना चाहती थी। समीरा, जो उसके पास बैठी हुई थी, उसने धीरे से उसके कान में कहा, रोशनी, अब और परेशानी खड़ी मत करो। तुम पहले ही 25 लाख खर्च कर चुकी हो। अब जब उसे इयररिंग्स पसंद है तो उसे खरीदने दो। वो राहुल की गर्लफ्रेंड थी और भविष्य में दोनों की शादी होने वाली थी। उसकी नजर में आज मेहरा जिस मुकाम पर थे वो सब राहुल की मेहनत की वजह से था। मेहरा के पैसे राहुल की मेहनत की कमाई थे। भले ही रोशनी को ये पैसा पानी की तरह खर्च करके दुख नहीं हो रहा था, लेकिन समीरा को बहुत दुख हो रहा था। वो राहुल के लिए दुखी होती थी। समीरा की बात सुनकर रोशनी का मूड खराब हो गया। अगर वो अपने इयररिंग्स वापस नहीं खरीद पाई तो उसकी नाक कट जाएगी। ऐसा हुआ तो उसको इतने महंगे दाम में पेंटिंग खरीदने का कोई फायदा नहीं होगा। सोसाइटी में सब उसका मजाक उड़ाएंगे। वो समीरा की बात मानने को तैयार नहीं थी। हो ही नहीं सकता, वो मेरी इयररिंग है। अगर उसने मुझसे मेरी इयररिंग छीने तो लोग क्या सोचेंगे। फिर उसने राहुल की तरफ देखा और कहा, भैया, हमारी मेहरा फैमिली की नाक नहीं कटनी चाहिए। क्या आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं? राहुल का मुंह गुस्से से फूल गया था। वो कुछ नहीं बोला। स्टेज पर नीलामी करने वाले ने आगे कहा, कोई और है जो 10 लाख के ऊपर बोली लगाना चाहता हो? अगर कोई और बोली नहीं लगाएगा तो ये इयररिंग उस लेडी को मिल जाएंगे
10 लाख 1, 10 लाख 2। रोशनी ने एक बार फिर अपना टेबल नंबर उठाया और बोली 15 लाख। संजना ने बिना हिचकिचाए कहा 18 लाख। रोशनी का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं। 20 लाख। पैसों की बराबरी कर रही है, वो किसी कीमत पर एक स्विमिंग कोच से हार नहीं सकती थी। अगर करण भी स्विमिंग कोच की मदद करना चाहता है तो क्या हो गया? करण कुछ वक्त पहले ही आर्मी से वापस आया था। जो पैसे वो खर्च करता है वो ग्रोवर फैमिली के होने चाहिए। ग्रोवर्स जिस तरह से काम करते हैं, वो किसी कीमत पर इस बात के लिए राजी नहीं होंगे जब तक उनको यकीन ना हो कि करण बस इस स्विमिंग कोच के साथ टाइम पास कर रहा था और उसे ग्रोवर फैमिली की बहू नहीं बनाना चाहता हो। नीलामी करने वाला बहुत एक्साइटेड हो रहा था। 20 लाख। और कोई इसके आगे बोली लगाना चाहता है? 20 लाख 1, 20 लाख 2। रोशनी ने संजना की तरफ घमंडी भरी नजरों से देखा। वो बहुत खुश थी। संजना उसे देखकर मुस्कुराई और उसने एक बार फिर अपना नंबर उठाकर बोला 25 लाख। रोशनी इस वक्त गुस्से से पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। वो वापस चिल्लाकर और बोली लगाना चाहती थी, लेकिन समीरा ने उससे कार्ड छीन लिया। वो बहुत नाराज थी। जैसे ही वो वापस समीरा से कार्ड छीनने लगी तो राहुल ने कड़क आवाज में उसे डांटते हुए कहा, रोशनी, बस बहुत हुआ। रोशनी बुरी तरह से दंग थी। वो दांत भींचते हुए बोली, भैया, अगर मैंने ये इयररिंग नहीं जीते तो मेहरा परिवार की नाक। राहुल अच्छे से जानता था कि रोशनी ये सब क्यों कर रही है। भले ही वो इस खेल में उसे पैसों का ज्यादा नुकसान ना हुआ हो, लेकिन इस ड्रामे की वजह से सोसाइटी में उनके परिवार की नाक जरूर कट जाएगी। ये मेहरा फैमिली का सबसे बड़ा नुकसान होगा। वो रोशनी से कुछ दूर बैठा था, इसीलिए वो इसे सबके सामने डांट नहीं सकता था। उसने समीरा की तरफ देखा, जो तुरंत समझ गई कि उसे क्या करना है। उसने धीरे से रोशनी के कान में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि इयररिंग जीतने से करण तुम्हारा हो जाएगा? रोशनी, क्या तुम बचपना नहीं दिखा रही हो? आपको ऐसा लगता है? रोशनी को ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कुछ गलत कर रही है। क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा कि करण तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता? क्योंकि तुम्हारा दिल बड़ा नहीं है, तुम उसे स्पेस नहीं देती। किस आदमी को बाहर फ्लर्ट करना पसंद नहीं होता? अगर तुम सच में उससे शादी करना चाहती हो तो तुम इस वक्त उसे नीचा मत दिखाओ। अगर तुम भविष्य में उससे शादी करना चाहती हो तो तुम्हें उसकी खुशी का ख्याल रखकर हर काम करना चाहिए। समीरा का लेक्चर सुनकर रोशनी मन ही मन हंस रही थी। उसे लग रहा था कि ये सिर्फ समीरा की सोच है। अगर उसका बड़ा भाई ऐसे किसी लड़की को लेकर आए तो वो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट नहीं करती और उस लड़की की जान ले लेती। जब ये लोग बाहर डिस्कस कर रहे थे तभी नीलामी करने वाले ने घोषणा की, 25 लाख 3। संजना जी को बधाई हो। रोशनी ये सुनते ही पागल हो गई। इस बार उसे राहुल और समीरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वो दोनों उसकी खुशी के लिए थोड़े से पैसे भी खर्च नहीं कर सकते। वो मन ही मन उनको कोस रही थी। उसने मन में सोच लिया था कि सब उसके खिलाफ है। बस इसीलिए उसने बाकी इवेंट में किसी से बात नहीं की और मुंह फुलाकर बैठी रही।